आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुरू करते हैं हम चैप्टर 7 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? रोजगार जो सबको चाहिए। तो हिंदुस्तान में रोजगार के क्या हालात हैं, ये हम चैप्टर 7 से जान सकते हैं और इसको शुरू करते हैं। हु इज अ वर्कर? तो एक एम्प्लॉय, एक मजदूर, एक श्रमिक क्या होता है वो जानते हैं। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक इंडिविजुअल होता है, पर्सन होता है, हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो किसी कार्य में लिप्त होता है, जो कोई काम कर रहा होता है, which gives him money, और जो उसे पैसा देता है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो हमें पैसा दे बदले में, वो क्या है? हमारा काम है। और जो वो करता है पैसे लेने के बदले, वो आपका श्रमिक है, मजदूर है, एम्प्लॉई है। जैसे एक टीचर स्कूल में काम करते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, तो वो क्या है? वर्कर है। एक एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क का काम करता है, या स्टेनोटाइपिस्ट का काम करता है, या कोई भी आपका पियोन का काम करता है, वो सभी वर्कर होते हैं। तो देखा जाए तो जो लोग काम करते हैं उसके बदले पैसा मिलता है, वो क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। और एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन यानी कि किसी काम को बेहतर बनाना, जैसे गेहूं से आटा बनाना, आटे से ब्रेड बनाना, ब्रेड से सैंडविच बनाना, ये सभी कार्य क्या है? अलग अलग तरह के वैल्यू एडिशंस हैं। अब आप पढ़ाते हैं तब भी तो वैल्यू एड करते हैं। टीचर क्या करता है क्लास में? वैल्यू एड करता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उन्हें नई नई नॉलेज देता है। या फिर आपका जो शेफ है वो कुकिंग करता है, बहुत ही रॉ इंग्रेडिएंट से बहुत ही शानदार डिशेस बना देते हैं, तो वो क्या है? वैल्यू एडिशन है। ठीक है। तो फार्मर ग्रोस क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, वो वैल्यू एड कर रहा है। टीचर टीचेस, डॉक्टर इलाज करता है, क्योर करता है, और स्वीपर झाड़ू लगाता है, तो वो सभी क्या करते हैं? काम करते हैं, वो सभी क्या है? वर्कर्स है। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। अब देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वरोजगार प्राप्त करे हुए व्यक्ति, यानी खुद का रोजगार खुद के पास है। जैसे कि कोई ट्यूशन क्लासेस चला रहा है, तो वो अपना रोजगार उसी का तो है, वो कहीं काम तो नहीं कर रहा है। या कोई लेडी है, वो पार्लर चलाती, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं। या किसी डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिनका अपना बिजनेस होता है, अपना काम होता है, वो लोग क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। हायर्ड क्या होते हैं? जिनको कोई काम देता है। अब अगर डॉक्टर के क्लिनिक में उस डॉक्टर ने नर्सेज रखी हुई हैं, या कोई और असिस्टेंट्स रखे हुए हैं, रेडियोलॉजिस्ट रखा हुआ है, तो वो क्या है? सब उसके वर्कर्स हैं, और वो क्या है? हायर्ड है। यहाँ पे देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, अ वर्कर हु इज एंगेज्ड इन ओन बिजनेस और प्रोफेशन, जो अपने कार्य या व्यापार में खुद ही लिप्त है और अपनी कमाई खुद कर रहा है, वो क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड है। एग्जाम्पल, फार्मर कल्टिवेटिंग हिज फील्ड्स, ट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस एट होम, डॉक्टर हैविंग अ क्लिनिक। हायर्ड वर्कर्स, वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स फॉर मनी, जो दूसरों के लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, वो क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं, हायर्ड वर्कर्स। एग्जाम्पल, टीचर इन अ स्कूल, डॉक्टर्स एंड नर्सेस एट हॉस्पिटल। नेक्स्ट, कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? वर्कर्स हु वर्क ऑन डेली वेजेस and are not hired on regular basis. They are not given social security, provident fund और leave etc. आपने देखा होगा सड़क के किनारे कहीं कहीं पाइपलाइन बिछाई जाती है, ठीक है? तो वहां पे जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ दिन पाइपलाइन बिछाने का काम चला, या गड्ढों को भरने का काम चला सड़कों पे, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, मजदूर गायब हो गए। इसका मतलब क्या है? जब तक 10, 15, 20 दिन या महीने भर जो काम चल रहा था, वो मजदूर वहां काम कर रहे थे, उसके बाद उनकी छुट्टी हो गई। तो ये कैसे लेबर होता है? वो होता है कैजुअल लेबर, दिहाड़ी मजदूर होता है, जो हर रोज आता है, काम करता है, अपना जो भी उसके चार्जेस होते हैं लेकर चला जाता है। जैसे आपके यहाँ प्लम्बर आया, प्लम्बर ने आपके टैप वगैरह जो टोटी है बाथरूम की, या जो भी कुछ प्रॉब्लम थी ठीक कर दी, और वो पैसे लेके चला गया, वो क्या? कैजुअल लेबर है। देन रेगुलर वर्कर्स, workers who work on permanent payroll in any organization or firm. जब कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे इंफोसिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो रेगुलर वर्कर्स हैं, या किसी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, पियोन भी होता है, या कोई रिसेप्शनिस्ट है, वो सब क्या है? रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, वो लगातार वहाँ काम करते हैं। अच्छा, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, वो क्या है? कि जो कैजुअल वर्कर है उसको कुछ भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ठीक है? मतलब उसको कोई पेंशन वेंशन, प्रोविडेंट फंड, लीव, वो जो छुट्टी उट्टी नहीं मिलती, क्योंकि 2-4 दिन के काम में कौन छुट्टी देने वाला है? पीएफ क्यों देगा कोई? लेकिन जो रेगुलर वर्कर्स हैं उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देन
लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, हालांकि ये एज अ सिनोनिम यूज होते हैं, एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। देखिए लेबर सप्लाई क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क वर्कर्स आर रेडी टू ऑफर एट एनी वेज रेट। जो आपके यहाँ पर आपकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, आपके शहर में वेज रेट चल रहा है, उस वेज रेट पर वर्कर कितना काम करना पसंद करेंगे या चाहते हैं, इच्छुक हैं। इट इज मेजर्ड इन मैन आवर्स, वो मैन आवर्स में कैलकुलेट होता है। अब मैन आवर्स यानी कि जो जितने घंटे एक व्यक्ति काम करेगा, जब आप किसी को बुलाते हैं अपने घर पे काम करने के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में, तो आप ये सोचते हैं कि कम से कम एक दिन तो काम करेगा, और एक दिन जो वन मैन डे इंडिया का है भाई वो बनता 8 घंटे से। तो आप ये सोच के चलते कि भाई ये 8 घंटे काम करेगा तो मैं इसे 500 से लेकर 1000 जो भी उसका बनता है दिहाड़ी वो आप देंगे। तो 1 मैन डे इज इक्वल टू 8 आवर्स, 8 मैन आवर्स। तो ये कितने मैन आवर्स वहां पर किसी वेज रेट पे ऑफर हो रहे हैं, वो क्या होता है, आपका लेबर सप्लाई होता है। लेबर फोर्स क्या है, इट स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और वांट टू वर्क। अब लेबर फोर्स, यहाँ पे देखो लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स का याद रखो, यहाँ श्रम की सप्लाई यानी पूर्ति कितनी हो रही है, यहाँ लेबर फोर्स कितना है, फोर्स फोर्स आप याद रखिएगा, इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए फोर्स क्या आर्म फोर्सेस होते हैं, उनमें क्या व्यक्ति काम करते हैं, ऐसे लेबर जो फोर्स है उसमें कितने श्रमिक आपके हैं, व्यक्ति। यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्तियों की, इंडिविजुअल्स की, और यहाँ पे कितना कार्य वो करेंगे। तो लेबर सप्लाई क्या कार्य है किसी वेज रेट पर, लेबर फोर्स क्या है व्यक्ति है, कितने लोग वहां काम करने के लिए तैयार हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और वांट टू वर्क, जो काम कर रहे हैं तो या काम करने के इच्छुक है, चाहते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, और ये जो लेबर फोर्स है वेज रेट से रिलेटेड नहीं होता है, कई बार ऊपर नीचे भी ये लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्क फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग, और वर्क फोर्स मतलब अब यहाँ वर्क फोर्स लगाओ, लेबर फोर्स वर्क फोर्स, अब यहाँ काम कर रहे हैं, काम करने के इच्छुक है, फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है, यहाँ पे कुछ सर्टेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन है कि वर्क फोर्स, वर्क यहाँ देखो कार्य, असलियत में कार्य हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, और पर्सन्स आर एक्चुअली वर्किंग, जो असलियत में लोग काम में लगे हुए हैं, उसका मतलब क्या है वर्क फोर्स। द वर्क फोर्स ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, ऐसे हम इसको लिखते हैं। इट डज नॉट कंसिडर वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग। अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो काम कहते हैं हम काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं, who are willing to work but not working, वर्क नहीं कर रहे होते हैं। thus workforce is equal to labor force, ये वाला, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स willing to work but not working, तो इस दोनों में इतना ही अंतर है, इक्वेशन आप लिख सकते हैं। then size of workforce in India, तो ये आंकड़े हैं आपके, India has a workforce of 471 million people, persons, about 77% of the workforce comprises ऑफ मेल वर्कर्स, यानी 77% जो है वो कौन है, मेल वर्कफोर्स है हमारे इंडिया में, और 23% फीमेल वर्कफोर्स, यानी लड़कियां या औरतें अभी भी कम काम कर रही हैं। नियरली 75% ऑफ वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। अब देखो यहाँ पे जेंडर के हिसाब से था मेल फीमेल, और यहाँ पे रूरल अर्बन के हिसाब से है, तो 75% जो जनता है, जो वर्कफोर्स है हमारे यहाँ का, जो काम कर रहा है असलियत में, वो आता है ग्रामीण क्षेत्रों से, और जो 25% बचा हुआ है वो आता है शहरी क्षेत्रों से, अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी ग्रामीण, गांव के लोग रूरल एरियाज में। व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड? अब बहुत ही आसान है, तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों से क्यों बल्क आता है, यानी मैक्सिमम लोग वहां से क्यों आते हैं, भाई मैक्सिमम लोग बसते भी तो वहीं हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो मैक्सिमम जनता है इंडिया की, भारत की, वो गांव में बसती है, तो वर्कफोर्स भी वहीं का ज्यादा होना है निश्चित रूप से। तो दिस हैपेंस बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल रिसाइड इन रूरल एरियाज, दे मोस्टली वर्क इन एग्रीकल्चर एंड सफर फ्रॉम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो छुपी हुई बेरोजगारी से ग्रस्त हैं या मतलब त्रस्त हैं कहा जाए तो। छुपी हुई बेरोजगारी क्या होता है, थोड़ा सा बता दें आपको। देखिए ये वो बेरोजगारी वो दिखती नहीं है, लगता तो है कि बंदा काम कर रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। जैसे कि आप अगर 4 भाई बहन हैं और आपको खाना बनाना है, तो कायदे में 4 लोगों का खाना एक बंदा बना सकता है, लेकिन आप चारों लगे पड़े हैं, तो काम तो आप लग तो रहा है कि सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो एक से भी चल सकता था, यानी 3 को अगर निकाल के कहीं और किसी काम में लगा दिया जाए तो काम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही
ग्रामीण क्षेत्रों में जब खेती हो रही होती है तो वहाँ क्या जो खेत हैं वो काफी छोटे रह गए हैं या बहुत बड़े नहीं हैं, तो वहां पे क्या है, अगर एक बंदा भी खेती करे, जैसे 50 बीघे का खेत है उसमें एक बंदा खेती कर सकता है, लेकिन वहां सिर्फ 10-10, 5-5 बीघे के खेत हैं और 4-4 जो भाई हैं वो उसी खेत में लगे पड़े हैं। अब वो कोई बाहर तो जाता नहीं नौकरी करने के लिए, तो चारों उसी में खेती कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाए तो क्या कहते हैं, वो हम खेती कर रहे हैं, भाई खेत संभाल रहे हैं, लेकिन 4 भाई 10 बीघे खेत कैसे संभाल रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर उन 3 भाइयों को वहां से निकाल कर किसी और कार्य में लगा दिया जाए तो वो कोई इनकम तो प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, चारों उसी में लगे पड़े हैं। तो ये छुपी हुई बेरोजगारी है, वो बेरोजगार तो है पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। Productivity is low in agriculture and hence they add lesser amount of output to total GDP of India. अब क्या है भाई, 10 बीघे में 4 लोग काम करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, खाएंगे भी वहीं से। अब वहां से खा रहे हैं तो जो इनकम हुई तो सरप्लस कुछ नहीं आया, उनका ही भरण पोषण हो जाए बड़ी मुश्किल से। तो वो क्या है, सबसिस्टेंस लेवल की खेती है जो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और वो कुछ भी जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में ऐड नहीं करते, यानी सकल घरेलू उत्पाद जो भारत का है उसमें कुछ भी वो योगदान नहीं देते। व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो? और फीमेल वर्कर्स का जो परसेंटेज है शहरों में तो कम है ही, गांव में भी कम है, लेकिन शहरों में गांव से भी कम होता है। ऐसा क्यों होता है? लेसर एजुकेशन फीमेल्स लीड टू लेसर जॉब। अब जो फीमेल्स है अक्सर वो पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाती है, इसलिए नहीं कि वो दिमाग से कम है या इंटेलिजेंट नहीं होती, पर प्रॉब्लम ये होती है बहुत सारे घरों में या तो गरीबी की वजह से उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, या फिर ये सोचा जाता है भाई शादी करके दूसरे घर तो भेजना है, इनको क्यों पढ़ाया जाए इतना ज्यादा, तो हायर एजुकेशन उन्हें नहीं दी जाती है, कभी कभी तो बेसिक एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, इसलिए भी उन्हें नौकरियां कम प्राप्त होती है, वो बेचारी अपने घर का ही काम करती रह जाती हैं। जॉब डिसीजंस ऑफ फीमेल्स आर टेकन बाय फैमिली मेंबर्स। कभी कभी लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ जाती हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा नहीं होती है, भाई इजाजत नहीं देते, बहन कह देती है भाई मैंने नहीं की तो तू कैसे कर सकती है। तो ये सारी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं ये औरतों को, ये लड़कियों को नौकरी करने से बहुत रोकती हैं। दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर आपके बच्चे हैं तो अभी आप बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, फैमिली मेंबर्स या आपके बच्चे भी मना करते हैं मम्मी काम क्यों कर रही हो। तो ये सारी चीजें हैं फीमेल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए फीमेल्स काम नहीं कर पाती। दे कांट इवन टेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, और जो उन्हें अवसर प्राप्त होते हैं जॉब्स के वो भी वो प्राप्त नहीं कर पाती। ड्यू टू पॉवर्टी वुमेन इन रूरल एरियाज वर्क इन पेटी जॉब्स बट अर्न वेरी लेस अमाउंट। अब ये तो शहरों की कहानी हो गई काफी ज्यादा, ठीक है, थोड़ी बहुत गाँव की भी ऐसी कहानी है, लेकिन गांव में क्या होता है कि रोजगार थोड़ा ज्यादा करती हैं औरतें, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कोई बाबू की कुर्सी पे जाके बैठ रही हैं, वो खेतों में छोटे मोटे काम कर रही होती हैं, बहुत कम उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन ज्यादा औरतें काम कर रही होती हैं खेती में या घर में चरवाहों में, बहुत ज्यादा औरतें हैं और उन्हें बहुत ही कम इनकम मिलती है क्योंकि गरीबी ज्यादा है वहां पर। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी कितनी है, ठीक है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, भागीदारी तो ऑब्वियसली कम है लेकिन डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा है, क्यों? ओवरऑल पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज लो, बहुत कम लोग काम करते हैं आज भी, शहरों में देखो गांव में देखो हर जगह। इट इंक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन वन पर्सन, आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि 6-7 बंदों की फैमिली है लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक है। हमारे घर में भी हमारे फादर अर्न करते थे और हम सारे भाई बहन और हमारी मदर उन पे डिपेंडेंट थी, तो हमारी डिपेंडेंसी रेशियो इसलिए बहुत ज्यादा है। नॉर्मल इंडियन फैमिलीज में फीमेल्स घर पे रहकर घर संभालती हैं, मेल्स काम करते हैं और बच्चे भी यहाँ पे 24, 25, 30 साल तक, जब तक शादी ना हो जाए या फिर उनकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, वो माँ बाप पिता पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फादर और मदर, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। देन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। अब अर्बन एरियाज में तो ये कहानी है कि लोग बड़ा डिपेंडेंट रह रहे हैं या लोग कमा भी रहे हैं लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ ज्यादा है। बूढ़े माँ बाप है वो डिपेंड करेंगे, बच्चे 2-3 जितने भी हैं वो पिता पे डिपेंड करेंगे और पत्नी है वो भी पिता पे अपने पति पे डिपेंड करेगी, तो सारे के सारे लोग किस पे, एक पे डिपेंड है यहाँ। लेकिन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है रूरल एरियाज में, मैंने पहले बताया औरतें भी वहां ज्यादा काम करती हैं, खेतों में छोटे मोटे काम कर लेती हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड व्हिच लीड टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दे कंज्यूम व्हाटएवर दे प्रोड्यूस, ड्यू टू दिस दे एड वेरी लेस टू द टोटल जीडीपी ऑफ नेशन। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है, वहां पे लोग ज्यादा लगता है काम कर रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है,
उन्हें अगर निकाल लिया जाए किसी और रोजगार में, उन्हें लगा दिया जाए, तब वो ज्यादा इनकम कमा पाएंगे और खेती भी ढंग से हो पाएगी और फिर कुछ सरप्लस जनरेट होगा और जीडीपी में ऐड हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लोग बेरोजगार हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, वहीं से खा रहे हैं, पी रहे हैं और सब कुछ खत्म हो रहा है, जीडीपी को कुछ नहीं मिल रहा है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज, ये तो बता दिया, पॉवर्टी की वजह से छोटे मोटे काम करती हैं। At very early age, they try to work in petty or low earning jobs. This leads to higher participation in rural areas but low income. Income फिर भी low है। फिर underestimation of women workers in country. अब जो लेडीज है वो काम भी कर रही है तो उनका एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा है, हम सही तरीके से उन्हें गिनते नहीं है कि भाई इतनी औरतें काम कर रही हैं, इतनी इनकम उन्होंने जनरेट की। क्यों? दिस इज ड्यू टू बायसनेस ऑफ आवर सिस्टम। हम दोगले सिस्टम के शिकार हैं। कैसे? Women who are engaged in household work are not paid and hence are not considered workers. जो घर में अपनी कमर तोड़ काम करती है, इतना ज्यादा दिन भर काम करती है, रात के 11-12 बजे तक, भाई नर्स का काम माँ करती है, स्वीपर का काम माँ करती है, लेडी करती है, खाना कुक का काम कर दिया, हर चीज कर रही है, लेकिन उसको कोई 2000 रुपए भी नहीं देके बोलता कि भाई ये तुम्हारा सैलरी है या कुछ भी है। तो लेडीज जो है नॉर्मली, हालांकि ये उनको फैमिली संभाल रही हैं, वो अपने घर को संभाल रही हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। माँ की तुलना तो भगवान से की जाती है, लेकिन अगर इकोनॉमिक सेंस में से देखा जाए तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, अगर वो देखिए कहीं खाना बनाए, कोई शेफ हो, कहीं कुकिंग का काम करे, तो कम से कम 20 या 30 हजार रुपए महीने कमाएंगे। तो यहाँ इकोनॉमिक रिटर्न्स की बात हो रही है, माँ के योगदान की बात नहीं हो रही। वो तो प्यार है, प्रेम से करती हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो अंडर एस्टिमेशन है, उनके काम की कोई वक़्त नहीं होती है, ना ही इकोनॉमिक सेंस में उसको गिना जाता है। Women who work on family farms are not considered workers। अब फैमिली फार्म्स में देखिए, जो खेती करते हैं, जो आदमी खेती करते हैं, तो उनको कहा जाता है भाई ये एम्प्लॉयड है और ये किसान है। लेकिन जो औरत उसी खेत में काम करती है अपने पति के साथ, तो उसे किसान नहीं माना जाता, उसे तो बस कहाँ छुपा दिया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। Which lead to underestimation of women workers in country। इसीलिए हमारे यहाँ उनकी गणना ठीक से नहीं होती। Distribution of workers by region and gender। अब रीजन मतलब रूरल एरियाज में कैसे है? रूरल एरियाज पीपल वर्क इन फार्म्स एंड अलाइड एक्टिविटीज। रूरल एरियाज में क्या करते हैं लोग? फार्म्स में, खेतों में काम करते हैं, और जो डेयरी है जहाँ पे दूध की सेलिंग वगैरह होती है, या एनिमल हस्बेंड्री है, जो जानवर है, पशुपालन वगैरह है, मुर्गी पालन है, या जहाँ पे वेजिटेबल्स सब्जियां उगाई जाती हैं, ऐसी सब जगहों पे काम करते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल उगा लेते हैं। वुमेन वर्क मोर इन पेटी जॉब्स ड्यू टू पॉवर्टी, मेल्स आर डिस्गाइज्ड इन एम्प्लॉयमेंट इन फील्ड्स। यहाँ पे हो गया आपका अर्बन एरियाज में क्या है, यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स एंड सेल्फ बिजनेस। रूरल एरियाज में ये स्थिति है, और अर्बन एरियाज में वो लोग फैक्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के हिसाब से कैसे है? इंडस्ट्री कौन कौन सी है? प्राइमरी सेक्टर, आपका सेकेंडरी सेक्टर और आपकी टर्शियरी सेक्टर। तो इस सेक्टर्स के हिसाब से क्या है? प्राइमरी सेक्टर, मोस्ट ऑफ द रूरल वर्कर्स वर्क इन प्राइमरी सेक्टर। तो रूरल जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी सेक्टर में काम होता है। प्राइमरी सेक्टर कौन कौन से आपके? खेती है और आपकी क्वेरिंग है, माइनिंग है, जो खदानें हैं वो भी आपके गांव के इलाके में ही होती हैं। देन सेकेंडरी सेक्टर क्या है आपका? अर्बन पीपल आर एंगेज इन मोर इन सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ मशीनें बनती हैं, या जहाँ ब्रेड बनती है, बिस्किट बनती है, कुछ भी उत्पादन होता है, बिजली का, आपकी पंखों का, ट्यूबलाइट्स का, कैमरा हो गया, शीशा हो गया, बेड हो गए, आपके गद्दे हो गए, जो भी कुछ आप सामान यूज करते हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं वो नॉर्मली अर्बन एरियाज पे, शहरी क्षेत्रों को बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग गांव से भी आ जाते हैं। स्मॉल परसेंटेज ऑफ रूरल पीपल वर्क इन सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल परसेंटेज है। तो क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, जो मकान बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, रोड्स बनते हैं, उनमें भी काम करते हैं हम। Then tertiary sector, mostly people from urban areas work in tertiary sector। तो यहाँ पे शहरी लोग ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जो tertiary sector है वो शहरों में स्थापित होता है। Small percentage of people from rural areas work in tertiary sector। क्या क्या है tertiary में? ट्रेड है आपका, जिसमें बिजनेस है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल सेक्टर, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, बिजनेस, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, सारे के सारे, जो फैक्ट्रीज आती है,
ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, स्टोरेज में वेयर हाउसेज वगैरह आ गए आपके, जहाँ पे आपके अनाज का भंडारण होता है या और बहुत सारी चीजों की स्टोरेज होती है। सर्विसेज में बीपीओज, आईपीओज, केपीओज, ये सारा क्या टर्शरी सेक्टर में यहाँ पे शहर के लोग ज्यादा काम करते हैं। ओके, देन ओनली अ मॉडेस्ट या स्मॉल, मॉडेस्टी में बहुत कम अंतर आया है 1951 से हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, यानी कि कितने लोग हमारे खेतों में लगे हुए थे, कितने लोग इंडस्ट्री में, कितने लोग ट्रेड बिजनेस में, इसमें काफी अंतर नहीं आया। थोड़ा बहुत अंतर तो ऑब्वियसली आना था, हमने तरक्की की, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं। देखिए यहाँ पे आपके आंकड़े हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के लिए 1950-51 के लिए, और उसके बाद सीधे आप यहाँ देख सकते हैं 2017-18 के लिए। 1950-51 में 72% जो थे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटीज माइनिंग वगैरह में थे, सेकेंडरी सेक्टर में 10.02% थे, टर्शरी में 17.26% थे। अब यहाँ ये तो प्राइमरी में 44.6% है, सेकेंडरी में 24.4% है और आपके टर्शरी में 31% है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत हमने तरक्की की है। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हमारी डेवलप अभी भी नहीं हुई हैं, अभी भी मैक्सिमम लोग हमारे एग्रीकल्चर में ही काम करें, लेकिन हाँ टर्शरी सेक्टर ने काफी प्रोग्रेस किया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। देखिए किसी भी देश की तरक्की के लिए उसका इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा अच्छा काम करना बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर वो इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं करता है और सीधे टर्शरी सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और उसकी जो ग्रोथ का बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जॉबलेस ग्रोथ है हमारे यहाँ पर। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ तो हो रही है पर नौकरियां प्राप्त नहीं हो रही लोगों को, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं हो रहा है, यानी उतनी नौकरियां हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इंडिया हैज लार्ज नंबर ऑफ एमएनसीज, क्यों हो रहा है ऐसा? दे हैव ह्यूज कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी। अब इंडिया में बहुत सारी एमएनसीज हैं जो इंडिया की ओरिजिन एमएनसीज हैं, यानी कि जो इंडिया की जो कंपनियां थी जो ग्लोबल हो गई, अलग अलग देशों में काम करी, सब्सिडीज हैं, और जो बाहर की जो कंपनियां आई इंडिया में तो अलग अलग देशों में काम है। एमएनसी क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो एक साथ बहुत सारे देशों में एक साथ काम करती है। जैसे सोनी है आपका, और आपका जितनी भी ये जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे टाटा भी हमारा एमएनसी है, टाटा इंडिया की एमएनसी है। बाकी बाहर की जो एमएनसीज है वो भी हमारे इंडिया में काम कर रही है। दे डू नॉट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। अब इनके पास प्लांट और मशीनरी तो बहुत सारा है, पैसा भी बहुत है, लेकिन वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करती। दे वॉन्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, उनको बहुत ज्यादा मैक्सिमम अधिकतम लाभ चाहिए। लाभ क्या? प्रॉफिट चाहिए उनको, ठीक है। मशीन्स प्रोड्यूस फास्टर एंड बेटर प्रोडक्ट्स एंड डिमांड लेस सोशल सिक्योरिटी। मशीनें कम लागत मांगती है और अच्छा काम करती हैं इंसानों के मुकाबले, मजदूरों के मुकाबले। इन इंडिया वी हैव लार्ज नंबर ऑफ इंडियन एंड फॉरेन ओरिजिनल एमएनसीज व्हिच यूज टेक्नोलॉजी टू अचीव फास्ट प्रोडक्शन विद एमएनसीज। तो अब जो एमएनसीज हैं वो प्रोडक्शन को तेजी से करने के लिए मशीनों का यूज करती हैं, और इसी वजह से ड्यू टू दिस ग्रोथ रेट फ्रॉम 2000 टिल डेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% to 8%। अब जब ज्यादा उत्पादन हुआ तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बढ़ गई हमारी। ओवरऑल ग्रोथ कितनी है? 3 से 8% भी बढ़ गई हमारी, बीच में और ज्यादा हो गई थी, लेकिन ऑन एवरेज लगाएं तो 7-8% हो जाती है। बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 1.5% to 1%। लेकिन हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है, जो 1.5% थी पहले वो अब सिर्फ 1% रह गई है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर, ठीक है। कैजुअलाइजेशन में क्या है? It refers to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. Casual labor क्या? हमने बताया दिहाड़ी मजदूर, जो जब काम हो उसे बुलाओ और काम करा लो। ये एक खतरनाक स्थिति है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को रेगुलर वर्क नहीं मिलता है, उनकी आमदनी का कोई ठिकाना नहीं होता है। मतलब अगर उनको 5 दिन काम मिल गया तो 5 दिन की दिहाड़ी उन्हें मिल गई। अगर 5 दिन में 1,000 भी मिले तो 5,000 रुपए पर मंथ मिले, तो 5,000 में उनका गुजारा नहीं होना है। इसके मुकाबले अगर वो रेगुलर वर्कर्स हैं, उन्हें अगर 20,000 रुपए सैलरी मिल रही तो हर महीने उन्हें कुछ ढंग का अमाउंट मिल रहा है, या 30-40 जो भी मिल रही है, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हमेशा ही कैजुअल एम्प्लॉयमेंट से बेटर होता है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जा रहा है, कैजुअल लेबर बढ़ता चला जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी इकोनॉमी की कम होती जा रही है। इसी को हम कैजुअलाइजेशन कहते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ साथ कैजुअल लेबर की बढ़ोतरी हो रही है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। इसी को हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स कहते हैं। देन तो इसमें क्या हुआ है? ये आंकड़े हैं आपके। परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कफोर्स इन टोटल वर्कफोर्स हैज राइजन। ये डेटा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको अगर आप लिखना चाहें तो,
ठीक है। अब डेटा में क्या है, निरंतर क्या है, ये बढ़ता चला जा रहा है और हाल फिलहाल में 2017-18 में 25% था। देन परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इज डिक्लाइन, जो स्वरोजगार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं उनकी जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हो रही है, और पहले कितनी थी, 61.4% थी, अब घटकर ये 52.2% रह गई है। Then percentage of regularly hired workers in total workforce in total continues to be hover around 15%. तो इन टोटल जो वर्कफोर्स है, जो हायर्ड वर्कर्स की है, वो कितनी है, 15 से 18% तक घूमती रहती है। 15 तो रहती है ऑन एवरेज, अब ये 18% थी 2017-18 में। Then 3.7% of employed persons were reported to be hired as contract workers in 2015-16. अब बाकी 3.7 क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। इवन कॉलेज जो प्रोफेसर्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में कई बार आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के साथ 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद उनकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, परमानेंट कुछ नहीं है उनके लिए, वो इस समय बुरी स्थिति में आ जाते हैं। Why casualization is taking place? The bulk of self-employed workforce is found in rural areas. अब खेती गांव में होती है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादातर गांव में ही होता है, उनके पास खेत है, अपनी खेती कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फार्म्स ओनली फॉर द नेम सेक, लेकिन वो भी डिस्गाइजली है, क्योंकि नेम सेक सिर्फ नाम के लिए रोजगार है, बाकी नहीं है। दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड टेकिंग अ चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज, दीज मार्जिनल वर्कर्स टेंड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर उन्हें चांस मिलता है तो वो अर्बन एरियाज में चले जाते हैं एंड गेट एम्प्लॉयमेंट ओनली एज कैजुअल वर्कर्स और एज डेली वेजर्स। अब देखिए, गांव के व्यक्ति जब शहरों में आते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई स्किल नहीं होती, कहाँ काम मिलता है, दुकानों पे मिलता है, पान ठेला चला लिया, कोई छोटी सी दुकान खोली सब्जी की, या किसी की यहाँ मजदूर का काम कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम कर लिया, कहीं घरों में लग गए, तो ये सब क्या है, कैजुअल लेबर है, या मजदूरों की श्रेणी में आ गए, जिस दिन काम मिल गया कर लिया, नहीं तो भूखे पेट सो गए। ठीक है, दिस लीड्स टू कैजुअलाइजेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर्स का कैजुअलाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि जिसमें कोई स्किल नहीं होता वो फुटकर काम करता है कि भाई झाड़ू लगा दी, गड्ढा खोद दिया, दीवार पे थोड़ा बहुत मजदूरी, अपना बोझा उठा दिया, ये सब काम करते हैं, एंड गिव्स राइज टू कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए कैजुअलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। देन इनफॉर्मलाइजेशन। अब आपके 2 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, इनफॉर्मल और फॉर्मल। आइए देखते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन मींस मोर एंड मोर वर्कफोर्स इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर समझ लो। फॉर्मल सेक्टर refers to organized sector of the economy. It includes all governments, public enterprises and private establishments which hire 10 or more workers. जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का कोई उद्यम हो, उसको क्या कहते हैं आप, फॉर्मल सेक्टर। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर refers to unorganized sector of the economy. It includes all such private enterprises which hire less than 10 workers besides farming and self-employment ventures. Farming और self-employment के अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें 10 से कम लोग काम करते हैं। जैसे एक दुकान है परचून की, उसमें 2 मजदूर काम कर रहे हैं, वो क्या इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। एक छोटा सा छोले भटूरे का ठेला है, वहां पे एक जो लड़का है वो बर्तन मांजने के लिए लगा हुआ, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। तो इस तरह छोटी छोटी दुकानों पे जो बच्चे काम कर रहे हैं या और बड़े लोग भी काम कर रहे हैं, 2-4 लोग काम कर रहे हैं, वो क्या है, आपके इनफॉर्मल सेक्टर में। वर्कर्स हु वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो जो इस फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो क्या है, फॉर्मल वर्कर्स हैं। इनकी सोशल सिक्योरिटी है, इन्हें लीव्स मिलती है, इन्हें पीएफ मिलता है, इन्हें सब कुछ सुविधाएं, सोशल सिक्योरिटी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इन लोगों को नॉर्मली ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो रहा है इंडिया में, अब लोगों को पूरा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ये हमने समझ ही लिया है, ये थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके साथ हमारा जो 7 चैप्टर का पार्ट 1 है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें कोई क्वेरी हो तो जरूर लिखकर भेजिएगा, हम इसको आंसर करेंगे और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे 7 चैप्टर पार्ट 2 में। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को आपकी जरूरत है और आप खुद को भी आपकी जरूरत है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।